हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इग्नू सपोर्ट में। तो दोस्तों, हमारी MHI 01 सीरीज चल रही है, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं यूनिट 7 प्रौद्योगिकीय आधार और सामाजिक आर्थिक मानदंड। तो दोस्तों, जो हमारी कांस्य युगीन सभ्यताएं थीं, जिसमें कि मिस्र की सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता और चीन की सांग सभ्यता थी। तो इनके जो सामाजिक आर्थिक मानदंड क्या थे, इनका प्रौद्योगिकीय आधार क्या था, इस यूनिट में हम ये सब देखने वाले हैं। तो इस यूनिट को हम ये किन किन पॉइंट में कवर करेंगे, तो हमारा पहला पॉइंट रहेगा तांबे और कांसे का उपयोग। तो तांबे और कांसे का उपयोग कैसे हुआ, सर्वप्रथम उन्होंने कौन सी धातु का उपयोग किया, किस लिए उपयोग किया, किन किन रूपों में इसका उपयोग किया। इसके बाद हम देखेंगे कि शहरीकरण। तो ये जो सभ्यताएं थी, ये इनमें ये ग्रामीण सभ्यता ना होकर ये शहरी सभ्यताएं थी। धीरे धीरे करके इनमें नगरों का, जब ये अपने मैच्योर फेज में थी तो इनमें नगरों का विकास हो गया था। तो शहरीकरण किस तरह से इनमें हुआ और क्यों हुआ, जबकि उसके बाद में दोबारा से एक ऐसा फेज आ गया कि ग्रामीण सभ्यताएं, इन सभ्यताओं के बाद ग्रामीण सभ्यताओं ने जन्म लिया। फिर इनमें व्यापार की भूमिका क्या थी, इनमें व्यापार ने क्या भूमिका निभाई, क्या शहरीकरण में व्यापार ने कुछ ऐसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिसकी वजह से शहरीकरण हुआ, इनका नगरीकरण हुआ। तो दोस्तों, आइए चलते हैं। तो हमारा पहला है तांबे और कांसे का उपयोग। तो ऐसा माना जाता है कि जो सबसे पहले इंसान ने जो मेटल धातु जो उपयोग करी थी, वो तांबा थी। उसके बाद तांबा में जस्ता, टिन वगैरह मिला के इससे कांसा बना लिया गया। तो तांबे के बाद कांसे का उपयोग आता है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तांबे का उपयोग हुआ। अब ये तांबे को उपयोग किस लिए करते थे? तांबे का उपयोग ये इसलिए करते थे कि ये जो तांबा होता है, ये पत्थर की अपेक्षा अधिक लोचदार होता है। ये आसानी से मुड़ जाता है, इसको पिघला सकते हैं। इसको पिघला के जिस तरह का आपको, जिस आकार में औजार बनाना है, उस तरह का औजार बना सकते हैं, हथियार बना सकते हैं। और तो और, अगर एक बार औजार बन गया, अगर आपको वो नहीं सही लगता है टेक्नोलॉजी के हिसाब से, यूज के हिसाब से, तो उसको आप दोबारा से पिघला के, उसी मेटल को दोबारा से पिघला के अब कोई दूसरा हथियार बना सकते हैं, जबकि पत्थर के साथ में ऐसा नहीं था। अब तांबे को पीट कर पतली चादरें बना सकते थे, इनसे कोई बर्तन बना सकते थे मनचाहे आकार का। जैसे कि मान लो अगर खाद्यान्न अनाज रखना है तो बड़ा सा मटका टाइप का बना सकते हैं। अगर हम भोजन बनाने के लिए पतीला, भगोने वगैरह, तवा वगैरह, ये सब चीजें इससे आसानी से बना सकते थे। अब चूंकि होगा ऐसा कि ये जो धातु विज्ञान था, ये तो विशेषज्ञतापूर्ण कार्य था। क्योंकि इसमें धातु जो है, ऐसा नहीं होता है कि कहीं पे एक जगह पे इकट्ठी बहुत सारी रखी हुई थी और किसी को ऐसे कोई ढूंढते ढूंढते उसको मिल गई। तो ऐसा नहीं होता, धातु मिट्टी में मिली हुई होती है खनिज के रूप में। तो उस खनिज को निकालना, उसको किस तरह से उससे फिर धातु को अलग करना है, तो ये एक विशेषज्ञता, एक वैज्ञानिक, आज के जमाने में कह लें तो एक वैज्ञानिक तरीके से इसको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए एक विशेषज्ञ का होना जरूरी था। फिर धीरे धीरे जब ये हुआ तो कौशल दर कौशल वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पास हुआ, और धीरे धीरे करके ये आगे बढ़ता रहा। अब देखो, पश्चिम एशिया में जो धातु के प्रमाण मिलते हैं, धातु के तांबे के प्रयोग के, वो लगभग 7000 ईसा पूर्व के आसपास जो कबीलाई खेतिहर थे, उनमें इसके प्रयोग करने के प्रमाण पाए जाते हैं। मेसोपोटामिया में है, वहां पे लगभग 5000 ईसा पूर्व के आसपास। तो यही वो समय था जो नवपाषाण काल के बाद जो हमारा कांस्य युगीन सभ्यताएं, कांस्य युग आता है। तो इसी काल में जो धातु के प्रयोग थे वो हो रहे थे, लगभग ये 6-7 हजार ईसा पूर्व से लेके, और फिर इधर 2000-1000 ईसा पूर्व के बीच में ये कांस्य युगीन सभ्यताएं विकसित हुई थी, और यहाँ पे कांस्य वगैरह तांबे का उपयोग हो रहा था। मिस्र में लगभग 3500 ईसा पूर्व के बाद ऐसा माना जाता है। तो मिस्र में जो तांबा था, वो कहाँ से, एक सिनाई पेनिनसुला है, सिनाई प्रायद्वीप से ये मिस्र वाले तांबा आयात करते थे। दक्षिण एशिया में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के नगरों के पहले के उत्खनित स्थलों पर धातु के प्रयोग के प्रमाण कम मिलते हैं। दोस्तों, जो हड़प्पा सभ्यता है उसके 3 फेज हैं। एक तो प्री मैच्योर फेज, जिसमें हड़प्पा सभ्यता विकसित हो रही, तो उस टाइम जो इसका धातु का प्रयोग है वो बहुत कम मिलता है। लगभग लगभग इसको मान सकते हैं 3200 से 2600 ईसा पूर्व के बीच में ये इसका प्री हड़प्पन फेज था। तो इसमें जो धातु के प्रयोग है वो बहुत कम मिलते हैं। इसके बाद जो मैच्योर हड़प्पन फेज था, लगभग 2600 से लेके और 1900 ईसा पूर्व तक, तो इसमें जो धातु का प्रयोग है, ये एक अच्छी खासी तकनीकी मतलब आ गई थी। इस टाइम तक अच्छी खासी प्रगति हो गई थी।
चीन में ये जो ताम्र पाषाण युग है या पाषाण ताम्र युग है, जो कांस्य युग है उसको ताम्र पाषाण युग भी बोलते हैं, क्योंकि इस टाइम ऐसा नहीं था कि दोस्तों, कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम एक टाइम पीरियड खत्म हो जाता है उसके तुरंत बाद से ही दूसरा शुरू हो जाता है, कुछ एक संक्रमण काल भी होता है। इस टाइम तक पत्थरों के औजार भी प्रयोग में होते रहे थे, और तांबे के जो औजार थे, हल वगैरह थे, वो भी आ गए थे, तो दोनों साथ साथ में चल रहे थे। धीरे धीरे जो पत्थर के औजार थे वो ऑब्सोलेट होते जा रहे थे, वो अब प्रचलन से बाहर हो जा रहे थे, क्योंकि उनका उपयोग कम रह गया था, वो बहुत भारी थे, उनको मनचाहा शेप नहीं दिया जा सकता था, वो धारदार नहीं थे, उन पे पॉलिश करना बड़ा मुश्किल था। तो और उन सब की वजह से उनको कहीं ना कहीं वो पीछे छूट रहे थे प्रयोग में। अब हम देखते हैं शहरीकरण। अब होता क्या है कि शहरीकरण तभी संभव होता है कहीं भी, जब हमारी जो खेत में हो वो इतनी उपज एक्स्ट्रा हो कि वहाँ जो शहर में रहने वाले लोग हैं वो उनका पेट भरा जा सके। तो जो शहर में लोग रहते हैं वो खेती तो करते हैं नहीं, वो बाकी के और सारे काम है, शिल्प है, व्यापार है, और ये जो अपना उद्यम वगैरह है इसमें लगे रहते हैं, तो वो खेती नहीं करते। तो जो आसपास के गांव होते हैं वहां पे इतना उत्पादन एक्स्ट्रा होना चाहिए कि वो आपस में एक्सचेंज करके उन लोगों के लिए भी वो अनाज की व्यवस्था कर सकें। तो ऐसा माना जाता है कि जब अधिशेष उत्पादन उत्पादन खेती का शुरू हुआ और तांबे वगैरह का जो प्रयोग होना शुरू हुआ, जिससे कि जंगलों को आसानी से काट सके, खेती पे आसानी से कर सके, खेत में हल बना सके धातु के, तांबे के। उसके बाद जो कुदालें वगैरह थी वो तांबे की बनाई, तो उससे खेती में एक क्रांति सी आ गई। तो जब खेती में क्रांति आई तो अधिशेष उत्पादन होने लगा, तो कुछ लोग गांव से खेती के काम से निवृत्त होकर शहरों में रहने लगे। एक जगह ऐसे मतलब फैक्ट्रियां सी, वो कारखाने से स्थापित हो गए, धीरे धीरे करके शहरों का निर्माण हुआ। अब ये शहरों की विशेषताएं क्या है, कहाँ जहाँ शहरों का विकास होता है वहाँ जमीन में अधिक से अधिक लोगों को प्रति इकाई क्षेत्र के हिसाब से सहन करने की क्षमता होती है। एक्चुअली होता यही है कि जो शहर होते हैं वहाँ पे जो बसावट है, वो जनसंख्या है, वो बड़े घनत्व, उसका बहुत ज्यादा घनत्व होता है। एक इकाई क्षेत्र में बहुत ज्यादा लोग रह रहे होते हैं, जैसे दिल्ली है। दिल्ली में जनसंख्या घनत्व कितना है, 11,000 12,000 के आसपास। वहीं आप अगर अरुणाचल प्रदेश में जाएंगे तो ये 5 से 6 व्यक्ति प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से रह जाता है, जबकि दिल्ली में ये 11,000 प्रति वर्ग मीटर के आसपास है। तो शहर में जनसंख्या घनत्व तो ज्यादा होता ही है। अब परिवहन व्यवस्था भी विकसित और मजबूत होनी चाहिए। अगर शहर विकसित है तो, अगर शहरों की स्थापना करनी है तो एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि शहरों में कौन खेती करने वाले तो रहते नहीं है, शहरों में व्यापारी हैं, शिल्प वाले हैं, उत्पादन करने वाले हैं, इनका जो मूर्तिकार हैं, ये सब लोग रहते हैं, लोहार हैं, बढ़ई हैं, ये सब रहते हैं। तो इनकी चीजों का इधर से उधर आदान प्रदान भी होना चाहिए। तो इसके लिए जो हमारी पुरानी सभ्यताएं थी, तो उनमें जो परिवहन के साधन थे वो काफी बढ़िया थे। मोस्टली ये सारी सभ्यताएं नदियों के किनारे पे विकसित हुई थी, नदी घाटी सभ्यताएं थी। तो इनमें जो परिवहन था वो, उसका मुख्य साधन जो था वो नदियां थी, पानी, नाव। नाव से ये एक जगह से दूसरी जगह पे सामान ले जाते थे। फिर समंदर से एक एक सभ्यता से, जैसे हड़प्पा सभ्यता से मेसोपोटामिया की सभ्यता, यहाँ भी समंदर के थ्रू, जल मार्ग के थ्रू इनका जो आदान प्रदान होता था। तो परिवहन व्यवस्था इनकी काफी मजबूत थी। ये तो हमने पढ़ ही लिया। लोग एक दूसरे से, शहरों में क्या होता है, लोग एक दूसरे से परिवार या रिश्ते के आधार पे नहीं जुड़े होते हैं, जबकि एक दूसरे से कार्य और पेशे के आधार पे जुड़े होते हैं। गांव में तो यही होता है कि जनरली एक परिवार है, उसके चाचा ताऊ फूफा दादी ऐसे करके बहुत सारे परिवार एक ही कुल के, ऐसा माना जाता है कि वो एक ही कुल के हैं, किसी ना किसी तरह से वो जो इमोशनल लेवल है उस पे अटैच होते हैं। जबकि शहरों में ऐसा नहीं होता, शहरों में लोग एक दूसरे से पेशे पेशे के रूप में जुड़े होते हैं, कि वो ये काम करता है, वो उसकी फैक्ट्री में काम करता है, वो दुकान करता है, वो उसकी दुकान पे काम करता है। इस तरह से लोग शहरों में जुड़े होते हैं। अब कांस्य युग में जीवन निर्वाह के लिए जरूरी वस्तुओं के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं के उत्पादक ज्यादातर शासकों और मंदिरों पर आश्रित होते थे। तो जीवन निर्वाह के लिए तो खेती चाहिए, खेती की जरूरत होती है, अनाज की जरूरत होती है। उसके अलावा जो चीजें थी, जैसे कि उस टाइम तक युद्ध वगैरह भी होने लगे थे, तो हथियार बनाना था और बाकी की चीजें थी, तो उनके लिए हल वगैरह के लिए, हल बनने लगे थे धातु के, तो उसके लिए लोग मंदिरों और शासकों पर ज्यादा आश्रित होते थे। अब जो शासकीय सम्भ्रांत वर्ग था ये श्रम तो करता नहीं था, उन्होंने कानून व्यवस्था की देखरेख करी, बल्कि उन्होंने कानून व्यवस्था की देखरेख तो करी, एक प्रशासनिक ढांचा भी उन्होंने तैयार कर दिया कि शहरों में ये कानून चलेंगे, ये कानून चलेगा। उसके बाद प्रशासनिक ढांचा क्या होगा, ये कर कर कौन देगा, किसकी कहाँ पे कितनी वैल्यू होगी, वो सब चीजें उन्होंने तय कर दी। इसलिए शहरों के उदय और राज्यों या संभ्रांतों द्वारा शासित समाजों के उदय के बीच एक सीधा संबंध बनता है। ये तो हमें दृष्टिगत होता ही है।
वास्तव में सामाजिक रूपांतरण में शासक वर्ग की केंद्रीय भूमिका होती है। यहाँ शहरों के विकास में शासक वर्ग की केंद्रीय भूमिका है, क्योंकि शहर प्लान तरीके से बसते हैं कि कौन सा काम कहाँ पे होना है, कौन सी जगह किसके लिए निर्धारित है, नहीं तो फिर वो अनप्लान्ड हो जाएंगे तो शहर फिर चल ही नहीं पाएंगे। इसी कारण प्रायः शहरों और राज्यों के उदय के साथ लेखन कला का भी विकास हुआ। जैसे जैसे शहरों का विकास हुआ उसी तरह से लेखन कला का भी विकास होता रहा। अब देखेंगे कि ये जो सभ्यताएं थी इनमें व्यापार की क्या भूमिका थी। अब जो मिस्र और सुमेर जो था, मिस्र की सभ्यता थी, और जो मेसोपोटामिया की सुमेर जो है, सुमेर मेसोपोटामिया का एक नगर है। तो इसमें क्या था, लेबनान से कीमती लकड़ियां मंगाई जाती थी। अब इन कीमती लकड़ियों का किया जाता था, ये नाव बनाने के लिए मंगाई जाती थी, क्योंकि मिस्र में और मेसोपोटामिया में ऐसी कुछ एक तगड़ी मजबूत लकड़ी नहीं होती थी जिससे नाव बनाई जा सके। तो वो नाव बनाने के लिए क्या करते थे, लेबनान से लकड़ियां मंगाते थे। अच्छा, अब नाव जो थी, नाव बनाते किस लिए थे, क्योंकि इनका जो परिवहन का जो मुख्य साधन था वो जलमार्ग ही था। वो नाव के द्वारा ही इनका जो पूरा परिवहन चलता था, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी उस टाइम। सिनाई पेनिनसुला से मिस्र में फिरोजा मंगाया जाता था। ये पत्थर टाइप का था, जिसके बहुत सारे आभूषण वगैरह ये लोग बनाने में इसका प्रयोग करते थे। अब मध्य एशिया के कुनलुन पहाड़ियों पर पाया जाने वाला जेड एक पत्थर होता है जो जिनके भी आभूषण वगैरह बनते हैं, तो वो सेमी प्रीसियस स्टोन बोलते हैं इनको। ये चीन में मंगाया जाता था। मेसोपोटामिया है, दक्षिण एशिया और मिस्र में, इनमें कहाँ से जो लेपिस लाजुली नाम का जो पत्थर होता है वो भी कहाँ से मंगाया जाता था, उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान से। तो मतलब इनके यहाँ पे हम अगर देखें तो कितना मतलब व्यापार एक सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। इतनी दूर दूर से चीजें आ रही थी, मतलब इनका जो व्यापार था वो लगभग बहुत ज्यादा विकसित हो चुका था। अब जैसे हड़प्पा क्षेत्र से सुमेर में क्या हाथी दांत मंगाए जाते थे, सोना था, लेपिस लाजुली और लकड़ी वगैरह मंगाई जाती थी। और चीन में यांगत्जे नदी के मुहाने से कौड़ियाँ मंगाई जाती थी। जो दक्षिणी प्रशांत तट है वहां से कौड़ियाँ मंगाई जाती थी। तो जो हड़प्पा था, हड़प्पा के नजदीक में ही हिमालय था, तो हिमालय की जो शिवालिक श्रेणी है वहां से सॉल वगैरह के बहुत अच्छे अच्छे वृक्ष थे, देवदार वगैरह के, वो नाव वगैरह बनाने के लिए बहुत ज्यादा अच्छे होते थे, उनकी लकड़ी मानी जाती थी। तो उस वहां से ये मंगाए जाते थे। कहाँ, मेसोपोटामिया, सुमेर जो नगर था, सुमेर जो मेसोपोटामिया सभ्यता थी उसका एक प्रमुख नगर था। मोहनजोदड़ो में शिवालिक के देवदार से बनी छत की सहतीरें प्राप्त हुई हैं। देवदार का इस्तेमाल गाड़ी बनाने, उच्च स्तरीय फर्नीचर, जहाज बनाने में किया जाता था। इसका मेसोपोटामिया को निर्यात भी किया जाता था, ये हमने पहले ही पढ़ चुके हैं इसको। सुमेर के मंदिर के कारखानों में बड़ी संख्या में महिलाएं ऊन की कताई और बुनाई करती थीं। मेसोपोटामिया से अनातोलिया और भारत तक इसका निर्यात होता था। तो जो सुमेर था वहां में ऊन की कटाई वगैरह होती थी, बुनाई होती थी, तो वहां से फिर ये कहाँ आयात होता था, भारत वगैरह में इसका निर्यात होता था। संभ्रांत वर्ग के लिए दूर दराज से धातु और मूल्यवान पत्थर आने से इनकी मांग बढ़ी। जैसे जैसे शहरों का विकास हुआ तो संभ्रांत वर्ग तो वो लग्जरियस लाइफ जीते ही हैं, तो वो जो कीमती पत्थर थे वो मंगाते थे, तो इससे क्या है, व्यापार को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला। संभवतः विदेशी व्यापार कांस्यूगिन अर्थव्यवस्था का अपरिहार्य हिस्सा था। हाँ, तो ऐसा मानते हैं कि ये जो विदेशी व्यापार था, ये कांस्यूगिन हमारी जो अर्थव्यवस्थाएं थी, जो सभ्यताएं थी, इनकी अर्थव्यवस्था का ये प्रमुख हिस्सा विदेशी व्यापार था। तो दोस्तों हमारा आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।